और इस तरह से हमने ये रिजल्ट केवीएल के लिए ये हमें लिखना है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 अक्रॉस R2 अक्रॉस सेल। हमने नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल 0 कर दिया और अब हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसको सिंपली वर्कआउट करना है, IR1 माइनस IR2 माइनस IR, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। करंट की ये वैल्यू निकल गई। मैं चाहता हूं दूसरे नजरिए से भी इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमने लूप में अभी फिलहाल हमने कैसे लिया, लूप हमने इस तरीके से लिया था, लूप हमने लिया ABCDA। अगर केवीएल सही है तो हम, और डायरेक्शन का कोई सेंस ना पता हो इसमें, हमें अगर लूप में उल्टा जाना हो DCBAD, तो फिर इस तरीके से क्या ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमने करंट की लाई है यही सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट हमें सेम मिलेगा तब हम कह सकते हैं बड़े आराम से कि हमें ये फ्रीडम है, हमें ये आज़ादी है कि हम ये पता कर सकें, हम ये खुद सोच सकें कि हमें ABCDA चलना है या फिर उल्टा चलना है DCBA। तो लूप अब हम चेंज करते हैं, लूप DCBAD, ये लूप लिया हमने। जो हमारा साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट हमने समझा है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने लूप के अंदर इस तरीके से लेना है D और C के क्रॉस। पहले हम ये देख लें, करंट की डायरेक्शन हमने पहले से ही पता लगा ली है। हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन पहले से ही हमें पता हो। अब हम जब D से C की तरफ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहे हैं। लूप में हमने जब लिया करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहे हैं, तो D से C की तरफ जाने के लिए हमने क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है। यहां पर मैं एक बार लिख दूं, VD इज लेस देन VC, VD इज लेस देन VC। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन C से D की तरफ है। करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी। C से D की तरफ अगर करंट जा रही है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी। इसका मतलब C टर्मिनल की पोटेंशियल ज्यादा होगी, D की कम होगी। तो जब पोटेंशियल, अब हम D से C की तरफ जा रहे हैं, हम तो यहां से जा रहे हैं, हमारे पास लूप जो हमने लिया हुआ है DCBAD, तो इधर से इधर जाने का मतलब करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या हुआ, जब C की पोटेंशियल ज्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल के बढ़ने की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो पोटेंशियल अगर बढ़ रही है तो IR क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव IR2 प्लस, फिर ये भी C से B की तरफ जब चलेंगे तो यहां पर भी क्या होगा, C की पोटेंशियल कम है, B की ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ हम, कम से ज्यादा की तरफ हम चल रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रही है, बढ़ने को हम पॉजिटिव कहेंगे। तो फिर IR2। इसी तरह फिर जब हम इधर आएंगे, हमें सेल B और A के क्रॉस कोई कंपोनेंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी, जीरो होगी। अब A से D की तरफ जब हम चल रहे हैं, हमें सेल की कौन सी टर्मिनल पहले मिल रही है, सेल की पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल रही है। हमने ये डिस्कस किया हुआ था, जब हमें पॉजिटिव टर्मिनल सेल की पहले मिले तो हम उस EMF की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हमें यहाँ पर माइनस EMF लिखना पड़ेगा, और सेल की अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, तो उसकी वजह से क्या, जैसे हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ ट्रीट किया वैसे ही इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ भी हम करेंगे यहाँ पर। तो ये प्लस IR, और लॉ के हिसाब से
सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस को, नेट पोटेंशियल डिफरेंस को हम करेंगे 0 के इक्वल लिखेंगे, और इसको भी वर्कआउट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा I इक्वल्स EMF अपॉन R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। ये रिजल्ट सेम मिल रहा है, जो हमने दोनों ही तरीके से ये लूप हमने ABCDA ये लूप लिया और इसमें हमने करंट की वैल्यू पता लगाई। अब लूप हमने दूसरे तरीके से भी लिया, उल्टे डायरेक्शन में चले तो भी हमें करंट की वैल्यू सेम आई। इसका मतलब ये है कि हमें बड़े आसानी से ये आज़ादी है, ये हमें आज़ादी है कि हम ये खुद ये चुनाव कर सकते हैं इसमें कौन सी डायरेक्शन में हम चलें और लूप हमने कैसे लेना है। लेकिन साइन कन्वेंशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, साइन कन्वेंशन जो भी लेना है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, वो फिक्स्ड है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है पहली बात। दूसरी चीज, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कैसे पता लगा सकते हैं अननोन रेसिस्टर्स, अननोन रेसिस्टेंस किसी एक गिवन रेसिस्टर का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक अरेंजमेंट है 4 रेसिस्टर्स का, जिसमें 3 नॉन रेसिस्टेंसेस होते हैं और एक अननोन रेसिस्टेंस होता है। तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज लेना है, व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर जैसा कि मैं बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistors used to determine unknown resistance in terms of 3 known resistances। यहां पर जो हमने इस्तेमाल करना होता है अप्लाइंग नल डिफ्लेक्शन मेथड, वो नल डिफ्लेक्शन मेथड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड। अब हमें यह समझना है, सबसे पहले जो हमें जानना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर क्या है। वैसे तो हम गैल्वेनोमीटर आगे पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर का एक रोल मैं बता देता हूं। गैल्वेनोमीटर का सीधा रोल है इलेक्ट्रिक करंट को पता लगाना, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को, इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो कर रही है किसी सर्किट के अंदर, उसको पता लगाना। अगर हम नल डिफ्लेक्शन कह रहे हैं तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में ऐसी अरेंजमेंट होती है कि करंट अगर होगी तो उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होगा मतलब अपने मेन पोजीशन से वो डिविएट करेगा, या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ, डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन कैसी है। करंट अगर क्लॉकवाइज है तो डिफ्लेक्शन अलग होगी, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है सर्किट के अंदर तो अलग होगी। तो यहां पर जब हम नल डिफ्लेक्शन मेथड कह रहे हैं, नल डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब करंट उसमें 0 है। तो अब देखेंगे कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। यहां पर हमें समझना एक और चीज है, व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को अगर हम पता लगा लें तो ये एक अननोन रेसिस्टेंस हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब 4 रेसिस्टर्स हैं,
चार में से 3 की रेसिस्टेंस हमें पता है, 1 की रेसिस्टेंस हमें पता करना है। तो अब देखते हैं, हमें एप्लीकेशन करनी पड़ेगी केसीएल केवीएल की, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के बाद हम बैलेंस कंडीशन पता करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की, और उसके बाद फिर बड़े आसान तरीके से हम अननोन रेसिस्टेंस पता कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं पहले डायग्राम बना दूं। ये गैल्वेनोमीटर है और इसके एक टर्मिनल के क्रॉस इस तरह से एक रेसिस्टर, दूसरे के क्रॉस ऐसे एक रेसिस्टर, एक रेसिस्टर इधर, दूसरा रेसिस्टर इधर। हमने 4 रेसिस्टर्स लिए, R1, R2, R3, R4, और इन दोनों टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया, या बैटरी से कनेक्ट कर दिया या सेल से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट जाएगी I1, ये करंट इधर। अब एक करंट इधर जाएगी, दूसरी करंट इधर जाएगी। I1 इधर सेंड कर दिया, I2 इधर सेंड कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जा रही है IG, ये होगा यहां पर I1 अगर आ रही है और IG जा रही है तो बचा हुआ जो होगा वो जाएगा इधर, I1 माइनस IG, ये करंट होगी। यहां पर I2 इस जंक्शन के ऊपर अगर देखें, इस जंक्शन के पास I2 और IG ये दोनों आ रही है, इसका मतलब इधर जो जाएगी I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, इन दोनों को ऐड करने पर, इनको और इनको ऐड करने पर यहां पर जो करंट होगी वो I1 प्लस I2 होगी, जो I के इक्वल है। जो I हमने यहां पर सेंड किया वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने डिफाइन किया, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टर्स हैं, ऐसे अरेंज किए गए, और इन 4 रेसिस्टर्स में से 3 रेसिस्टर्स की रेसिस्टेंस पता है हमें और एक की पता नहीं है। जो अननोन रेसिस्टेंस है वो पता करने के लिए हम ये देखेंगे 3 जो बाकी नॉन रेसिस्टेंसेस हैं उनके टर्म्स में हमें पता चलेगा अननोन रेसिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है किरचॉफ्स लॉ। एक बार हम टर्मिनल्स का नाम ले लेते हैं, ए टर्मिनल बी, ये टर्मिनल सी और ये टर्मिनल डी। हम सबसे पहले देखते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज तो VC माइनस VD इक्वल्स 0 होगा। कहने का मतलब ये टर्मिनल C और टर्मिनल D, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। VC माइनस VD 0, इसका मतलब ये हुआ IG 0, इसका मतलब ये हुआ गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो अगर एक बार हमें ये पता चल जाए
कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसके जरिए हम R1 R2 का रिलेशन कैसे हम देखेंगे, क्योंकि ये रिलेशन है R1 बाय R2 इक्वल्स R3 बाय R4, ये रिलेशन है कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कैसे ऑब्टेन करेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा ये कैसे आएगा। और इसके बाद जब हमें ये पता चल जाए ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, R4 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अननोन रेसिस्टेंस अगर R4 लिया है हमने, R4 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, जो ऐसे होगा R2 इंटू R3 बाय R1। ये अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो ये रिलेशन दिया हुआ है, इस वैल्यू का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले KCL हमने देख लिया, करंट लॉ हमने लगा लिया, वोल्टेज लॉ लगाएंगे। वोल्टेज लॉ लगाने के बाद हम वर्कआउट करेंगे और ये रिजल्ट मिलेगा। तो लूप हमने लिया, लूप हमने सबसे पहले ACDA, ये लूप लिया, लूप ACDA, और इसमें ACDA, इसमें हमने देखा A से C की तरफ जब हम जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, वोल्टेज घट रही है -I1 इंटू R1। C से D की तरफ जा रहे हैं, इसकी अपनी कोई करंट नहीं है, IG अगर 0 है तो करंट जब नहीं होगी तो इसकी अपनी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 ही है। तो मैं यहाँ पर +0 लिख लेता हूँ। इसके बाद हमें देखना है D से A की तरफ जब चलते हैं तो करंट I2 तो इधर आ रही है, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने पर हमें IR की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो I2 करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I2, और रेसिस्टेंस क्या है R3, तो ये प्लस I2 R3 ये आएगी, और इसको हम 0 करेंगे KVL के हिसाब से। लूप ACDA हमने क्या अप्लाई किया, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने पर हमें ये मिला। अब इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, I2 R3 इक्वल्स I1 R1, और इसका रिजल्ट ये मिला हमें I1 बाय I2 इक्वल्स R3 बाय R1। इक्वेशन 1 हमें एक ये रिलेशन मिल गया। अब दूसरे लूप की बात करते हैं, लूप CBDC। तो CBDC इस लूप के अंदर हम अगर KVL लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, C से B की तरफ जाने के लिए हमें करंट जो दिख रहा है वो I1 माइनस IG इंटू R2, करंट है I1 माइनस IG और रेसिस्टेंस R2। तो करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा I1, IG की वैल्यू 0 है, IG की वैल्यू 0 है, तो हम सीधे I1 इंटू R2 कर सकते हैं, I1 इंटू R2। अब हम B से D की तरफ जब चलेंगे, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, IR की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो करंट इसमें कितनी आ रही है, I2 प्लस IG की वैल्यू 0, तो इसका मतलब I2 R4।